मंजूरियों के इंतजार में उलझी अमेरिकी टीकों की मदद। भारत में इंडेमनिटी बॉन्ड के बिना अमेरिका निर्मित टीकों की आमद मुश्किल। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान खुलेंगे धार्मिक स्थल, योगी सरकार ने लिया फैसला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वैक्सीन मिलेगी तो 4 महीने में एमपी में सबको टीका लग जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ग्राफ साझा करते हुए राहुल गांधी बोले, दाम तब कम होंगे जब अगले चुनाव होंगे। कोवैक्सीन तीसरे चरण के ट्रायल में 77.8% प्रभावी, डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने की समीक्षा। दिल्ली में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय मंत्री के हवाले का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया जवाब। बोले, केजरीवाल पर हर वक्त निशाना साधने के बजाय युवाओं को पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराने पर दें ध्यान। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की नंबर स्कीम को बताया सही और वाजिब। और अखिलेश यादव का दावा, यूपी के 24 जिलों में सरकार के आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। अमेरिका में स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की भारी कमी देखी जा रही है। इसे देखते हुए यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बड़े स्तर पर कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस को H1B वीजा की संख्या को दोगुना करने और ग्रीन कार्ड के लिए हर देश के लिए नियत कोटे को खत्म करने का आग्रह किया है। H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी कामगारों को ऐसे कामों के लिए हायर करती है जिसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी दक्षता की जरूरत पड़ती है। तकनीकी कंपनियां हर साल भारत और चीन समेत अन्य देशों से हजारों लोगों को हायर करने के लिए H1B वीजा सिस्टम पर निर्भर है। अमेरिकी कंपनियों के पास H1B वीजा का कोटा 65,000 है जिसे डबल करने की मांग की जा रही है। इनके अलावा यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो लोग अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बाहर से आए हैं उनके लिए अतिरिक्त 20,000 का कोटा बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही रोजगार आधारित इमिग्रेंट वीजा को सालाना 1,40,000 से 2,80,000 करने का अनुरोध भी किया गया है। हालांकि सालाना ग्रीन कार्ड कोटा से एम्प्लॉय के पति पत्नी और अवयस्क बच्चों को शामिल नहीं करने की सलाह दी गई है। चैम्बर्स का कहना है कि इससे आसानी से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेंट वर्कर्स को हर साल दोगुना किया जा सकता है। चैम्बर्स के प्रेसिडेंट और सीईओ सुआन क्लार्क का मानना है कि अमेरिका के लिए ये समय एक बार फिर आगे बढ़ने का है। ऐसे में वर्कर्स की कमी से अमेरिकी कंपनियों के सामने दिक्कतें आएंगी जिसे दूर करने की जरूरत है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी मांग की गई है कि अमेरिकी विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट होने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन स्तर पर रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के अवसर दिए जाएं। साथ ही एंटरप्रेन्योर के लिए परमानेंट रेसिडेंसी प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ाने और विस्तारित करने के भी अनुरोध किए गए हैं ताकि वे अमेरिका में ही अपना बिजनेस शुरू कर सकें। चैम्बर्स के प्रेसिडेंट सुजान क्लार्क का कहना है कि अमेरिकी सरकार को कौशल विकसित करने पर जोर देना चाहिए। इससे अमेरिकियों को रोजगार पाने में आसानी होगी और वीजा नियमों में राहत दिए जाने से दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। महामारी के बीच भारत 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल देश में $64 अरब का एफडीआई आया। बता दें कि जून 2019 के $51 अरब के मुकाबले ये 27% ज्यादा है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि वैश्विक एफडीआई प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये 2020 में 35% गिरकर 1,500 अरब अमेरिकी डॉलर से घटकर 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि दुनिया भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने मौजूदा निवेश परियोजनाओं को धीमा कर दिया और मंदी की आशंका के चलते बहुराष्ट्रीय उद्यमों को नई परियोजनाओं का फिर से आकलन करने को मजबूर किया। वहीं आपको बता दें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उद्योग में अधिग्रहण से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं की मांग में तेजी आई। इससे आईसीटी उद्योग के लिए ग्रीनफील्ड एफडीआई और परियोजना घोषणाओं का मूल्य 22% से ज्यादा बढ़कर $81 अरब हो गया।
भारत में एफडीआई बढ़ाने में बड़े सौदों की अहम भूमिका रही है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में $5.7 अरब का निवेश किया। कनाडा की ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगापुर की जीआईसी ने $3.7 अरब में टावर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का अधिग्रहण किया। यूनिलीवर इंडिया का $4.6 अरब में ग्लास्कोस्मिथक्लाइन इंडिया में विलय हुआ है। इन्हीं सब तमाम वजहों से भारत 2020 में सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है, तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर पीएचईडी के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इन्वाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं, जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है। मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इनको करना चाहिए, जिनको रिहा नहीं कर सकते कम से कम जम्मू कश्मीर शिफ्ट करें। मैं सफाई से एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ तक कैदियों का सवाल है, जैसा कि अभी आपने कहा इंजीनियर रशीद साहब हैं, क्या और भी लीडर है? अभी शबीर साहब बेचारा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और कई हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ जेलों में हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब, इन्होंने भी वकालत की है पार्लियामेंट के अंदर भी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज हमें एक और मौका मिला है। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कौन सी तजवीज़ है, अगर वो हमारे हक में होगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक में होगी, हम हाँ करेंगे।
अगर वो हक में नहीं होगी हम बरमला ना कर लेंगे, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। एक और बात लास्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप सब पूछना चाह रहे हैं, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। थैंक यू।